क्लास 7 आवर क्लास 7 एनवायरनमेंट पर्यावरण it means geography section chapter 3 our changing earth part 2 our changing earth part 1 our changing earth part 1 हमारी बदलती पृथ्वी के ऊपर फिर से देखिए एक्टिसस पे देखिए द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फीयर प्लेट्स। यहाँ देखिए क्या अस्त्रमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें अस्त्रमंडलीय प्लेट कहते हैं। The lithosphere is broken. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithosphere plates. You will be surprised. You will be surprised to know that these plates move around very slowly. Just a few millimeters each year. Just a few millimeters each year. This is because of the movement. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner, has shown in the activity. यहाँ देखिए क्या अस्त्रमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। अस्त्रमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें अस्त्रमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। देखिए द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हम देखिए द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स विच cause them. The forces which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. यहाँ पे देखिए क्या प्लेट की गति देखिए प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। उन्हें बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3 देख अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी सतह पर अत्यधिक हानि होती है। देखिए द मूवमेंट ऑफ दिज प्लेट्स cause changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The force which act in the interior of the earth are called as endogenic forces, and the force that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Figure 3.1 watch। देखिए यहाँ पर क्या है कि एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम्स प्रोड्यूस Endogenic forces sometimes produce sudden movements, and at the other times produce low movements. Sudden movements like earthquakes and volcanoes cause mass destruction over the surface of the earth. फिर आपको आगे देखिए यहाँ पर क्या कि अर्थ मूवमेंट्स को यहाँ पर कई भागों में बांटा गया है। सबसे एक अर्थ मूवमेंट पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की जो गति उसको कई भागों में आपको बांटा गया है। 2 भागों में आपको मुख्य रूप से पृथ्वी गतियाँ को देखिए अर्थ मूवमेंट्स को पृथ्वी की गतियाँ इसको 2 भागों में आपको बांटा गया। पहला आपको एंडोजेनिक फोर्सेज आपको जिसको बोलते हैं अंतर्जनित बल बोलते हैं, और दूसरा आपको एक्सोजेनिक फोर्सेज जिसको हम बहिर्जनित बल बोलते हैं। अब देखिए एंडोजेनिक बोलते हैं हम तो क्या एंडोजेनिक फोर्सेज को भी कई भागों में बांटा गया, जिसमें आपको देखिए सडन फोर्सेज। एंडोजेनिक फोर्स के अंतर्गत आपको सडन फोर्सेज देखिए सडन फोर्सेज में देखिए
एंडो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब क्या एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब आपके यहाँ पर हो गया अंतर्जनित बल हो गया। अंतर्जनित बल को कई भागों में बांटा गया। सबसे देखिए सडन फोर्सेस, सडन फोर्सेस जिसको हम आकस्मिक बल बोलते हैं। सडन फोर्सेस मतलब आपके आकस्मिक बल जिसको हम बोलते हैं, उसको तीन भागों में भाग बांटा गया। देखिए जिसमें आपको अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनो आते हैं और लैंडस्लाइड आते हैं। तो आकस्मिक बल को तीन भागों में बांटा गया। भूकंप होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं और भूस्खलन होते हैं। फिर देखिए डिजास्ट्रोपिक फोर्सेस, डिजास्ट्रोपिक फोर्सेस को आपको फिर एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस का दूसरा भाग आपको होता है डिजास्ट्रोपिक फोर्सेस। डिजास्ट्रोपिक फोर्सेस को में आपको बिल्डिंग माउंटेन्स आते हैं। देखिए बिल्डिंग माउंटेन्स आते हैं। देखिए अंतर्जनित बल के अंतर्गत का पटल विरूपण बल आते हैं, जिसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। हाँ, फिर आपको देखिए एक्सोजेनिक फोर्सेस को एक भागों में बाँटा गया, जिसमें पहला आपका देखिए अपर दन देखिए इरोजनल एंड डिपॉजिटर्स बहिर्गत बल को एक भाग में बाँटा, जिसको बोलते हैं अपर्दन और निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण कई प्रकार के होते हैं। देखिए क्या, जैसे कि रिवर में आपको हो गया विंड के द्वारा, सी वेव्स के द्वारा और ग्लेशियर के द्वारा। तो नदी या बहता जल के द्वारा हो गया, पवन के द्वारा हो गया, समुद्री तरंग के द्वारा हो गया और हिमनद के द्वारा हो गया। तो फिर यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटी आप यहाँ पर दिया है कि उस एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए। देखिए एक रंगीन कागज़, यहाँ पे क्या है कि टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन ए beaker half filled with water. Place the beaker on a tripod stand and heat it. As the water warms up, you will observe that the paper pellet is moving upward along with the water, along with the warm layers of the water, and then sinks back along with the cooler layers of water. The molten magma inside the earth moves in a similar manner. देखिए एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ ये गोली नीचे बढ़ती है। तो पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। हाँ, फिर आपको आगे देखिए क्या है कि यहाँ पे जो कहा गया है क्या है कि लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यहाँ देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात की गई है। देखिए स्थलमंडलीय प्लेट आपको यहाँ पे होता है, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। देखिए लिथोस्फेरिक प्लेट्स मतलब आपको यहाँ पे देखिए क्या है कि स्थलमंडलीय प्लेट्स बोलते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स व्हिच कैरी कंटिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। देखिए क्या स्थलमंडलीय प्लेट क्या होता है। देखिए भूप्रकृति में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए यहाँ पर अर्थ इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स का फिगर दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या कि इसमें देखिए आपको यहाँ पर जो आपको है क्या स्थल रूपों का विकास का इमेज दिया गया है। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड भी आपको दिए गए हैं अगले चैप्टर्स में। यहाँ पे देखिए क्या कि आपको एंडोजेनिक, देखिए यहाँ पर एंडोजेनिक का मतलब जेनिक मतलब ऑरिजिन होता है और एंडो मतलब इनसाइड होता है। देखिए एंडो मतलब आपको इनसाइड होता है, एंडो मतलब आपको इनसाइड होता है और जेनिक मतलब आपको ऑरिजिन होता है। एंडोजेनिक मीन्स आपको देखिए एंडोजेनिक मिला के आपको एंडोजेनिक बन गया। और फिर देखिए एक्सो मतलब आउटसाइड, एक्सो मतलब क्या होता है आउटसाइड होता है। एक्सोजेनिक मतलब मिल के आपको क्या एक्सोजेनिक बन गया। अब देखिए क्या एंडो मतलब अंततः होता है और जेनिक मतलब उत्पत्ति होता है। एंडोजेनिक मतलब मिलकर क्या एंडोजेनिक हो गया। और एक्सो आपको जिसको बाय बोलते हैं, एक्सो मतलब बाय होता है, जेनिक मतलब उत्पत्ति। एक्सोजेनिक मिलकर आपको एक्सोजेनिक हो गया, मतलब कि बाहर की और बाहर की, और यहाँ पे एंडोजेनिक मतलब आपको अंदर की उत्पत्ति, अंदर के द्वारा जो उत्पत्ति होती है और अंदर में जो उत्पत्ति हुई और बाहर में जो उत्पत्ति हुई। तो इसमें देखिए ये वर्ड ओरिजिन था। इसके बाद आप यहाँ पर मुख्य बात देखिए, ए वोल्केनो इज वेंट ओपनिंग, यहाँ पर जो आपको फिगर दिया है उसको दिया देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए वोल्केनो इज ए वेंट ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। फिगर 3.1 में आपको एक ज्वालामुखी का फिगर दिया गया। देखिए ज्वालामुखी भू परपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है, ज्वालामुखी भू परपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। देखिए ये जो आपके यहाँ पे ये गैसेज एंड एस हो गया, मतलब ये गैसें एवं राख हो गया यहाँ पे। उसका देखिए ये क्रेटर यहाँ पर सीधा देखें, क्रेटर हो गया जिसको बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर ही बोलते हैं। इसके बाद ये वेंट हो गया जिसको निकास या वेंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हैं आपके ये आपको तो इसको हम लावा बोलते हैं। रेड में हम देख रहे हैं आपको लावा हो गया, लावा को लावा ही बोलती है। अब ये जो आप देख रहे हैं ये क्रस्ट हो गया, मतलब प्रॉपर्टी हो गया। और यहाँ पे ये मेंटर हो गया। उसके बाद देखिए ये ज्वालामुखी का यहाँ पे फिगर है।
अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये मैग्मा चैम्बर यहाँ पे जो देख रही है आपको मैग्मा चैम्बर हो गया। इस वाले भाग में जो आप यहाँ पर इस वाले भाग में जो आप यहाँ पे देख रही है आपको मैग्मा चैम्बर हो गया। मैग्मा चैम्बर को मैग्मा चैम्बर ही बोलते हैं, मैग्मा कोस्ट या मैग्मा कक्ष बोलते हैं। आगे आप दूसरा भी आपको इमेज है क्या, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव्स द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया कि सिमिलरली देखिए, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement start is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. Vibration travel outward from the epicenter has waves, waves. Greatest damage is usually closest to the epicenter, and the strength of the earthquake decreases away from the center. देखिए इसी प्रकार अस्त्रमंडलीय प्लेटों गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भू प्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इमेज है उसको थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। इमेज आपके यहाँ इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों गति एक मिनट देखिए, इसको छोड़िए। यहाँ एक कुछ इमेज आपको देखिए शो किया गया। देखिए दिस इज वेयर द अर्थक्वेक, यहाँ देखिए दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, इट इज ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी। यहाँ पे देखिए क्या कि ये जो आपको है फोकस, इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, जिसको बोलते हैं अधिकेंद्र या सॉरी उद्गम केंद्र, जिसको बोलते हैं उद्गम केंद्र। वह उद्गम केंद्र वह स्थान हो जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र, भूकंपीय ऊर्जा का ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो एक उद्गम केंद्र क्या, देखो वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। यहाँ पे क्या है, ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक। देखिए ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक, एक भूकंप की उत्पत्ति होती है। प्लेट बाउंड्री, प्लेट बाउंड्री मतलब क्या, प्लेट सीमा हो गई, आपको एपिक सेंटर हो गया, अधिकेंद्र हो गया। सिस्मिक वेव्स रेडिएट, देखिए सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। सिस्मिक वेव रेडिएट देखिए सिस्मिक वेव रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शन। देखिए भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। और अब इसके बाद आगे हम देखिए आगे यहाँ पे कहा गया, इसके बाद कुछ एक्टिविटी आपके यहाँ पर देखिए, एक्टिविटी आपको है। देखिए यहाँ पर क्या है, टेक ए कंटेनर, फिल इट विथ वाटर एंड क्लोज इट विथ ए लीड। पुट द वाटर टू बॉयल, नो पुट सम peas spoon and beads on top on the lid. What do you notice? As the water boils, the lid begins to shake. The things which you have put on the lid also vibrate. The beads roll down and a spoon vibrates to make a sound. In the same manner, the earth vibrates when an earthquake occurs. अब देखिए क्या, एक बर्तन ले, यहाँ देखिए एक बर्तन ले, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दे तथा जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दे। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तु आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। अब देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो देखिए क्या आप जानते हैं, यहाँ देखिए क्या, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। देखिए तीन भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। पी तरंगे अथवा देखिए पी तरंगे अर्थात प्राइमरी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे यहाँ पर आपको। फिर दूसरा देखिए एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स यहाँ पर आपको है। देखिए एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे यहाँ पर आपको है। एस तरंगे अथवा देखिए यहाँ पर क्या है कि एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे आपके यहाँ पर है।
एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे आपको है। या फिर आगे देखिए क्या एल वेव्स, देखिए एल वेव्स और सरफेस वेव, देखिए एल वेव्स और सरफेस वेव्स। यहाँ पर तीसरा क्या है, एल तरंगे अथवा देखिए एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे, एल वेव्स और सरफेस वेव्स यहाँ पर क्या है, एल वेव्स और सरफेस वेव की बात देखिए एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे आपको होती है। ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया। इन तरंगों के देखिए इन तरंगों के गुणधर्म, इन तरंगों के गुणधर्म विशेष विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए आगे यहाँ पर क्या है कि देखिए डिस्ट्रक्शन कॉज बाय अर्थक्वेक इन गुजरात। यहाँ पे जो देखिए कि आपको हुआ था, देखिए क्या गुजरात एक इमेज है, क्या गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश आपके यहाँ पर। डू यू नो, ये क्या आप जानते हैं, देखिए भूकंप, देखिए एन अर्थक्वेक, देखिए आप क्या है कि एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द मैग्नीट्यूड, देखिए यहाँ पर क्या कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर ऑन द रिक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस देन बी felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong, and 7.0 is classified as a major earthquakes. देखिए यहाँ पे एक सिस्मोग्राफ का यहाँ पे इमेज दिया गया है। देखिए भूकंप का मापन, देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं, जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। यहाँ देखिए एक सिस्मोग्राफ का इमेज आपको शो किया गया। उसके बाद आपको आगे यहाँ पर आपको है, देखिए यहाँ पर आगे आपको है कि ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन certainly be minimized if we are prepared before hand। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया उस चीज़ को था समझिए। यद्यपि आपको देखिए क्या कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यद्यपि भूकंप की जो भविष्यवाणी है वह संभव नहीं है, लेकिन यदि हम देखिए लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ असामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। यहाँ पर देखिए क्या देखिए although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। देखिए some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior। Fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। देखिए अर्थक्वेक एक केस स्टडी यहाँ पर दिया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन यहाँ पर है। क्या भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, देखिए यहाँ पर अर्थक्वेक हिट्स भुज, देखिए अर्थक्वेक हिट्स भुज, देखिए भुज में भूकंप के झटके। देखिए ए मासिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिएक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। देखिए 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। देखिए यहाँ पर क्या स्कूल वर्स अफेक्टेड, दूसरा देखिए स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 971 स्टूडेंट एंड 31 टीचर्स आर फियर टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फ्लोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। थर्ड देखिए क्या भूज रिलीफ एफर्ट, देखिए भूज रिलीफ एफर्ट ब्राइटेड। देखिए यहाँ तीसरा में क्या है कि भूज देखिए कि द 3 days आफ्टर द क्वेक कंसर्न रोज अबाउट फूड ब्लैंकेट्स एंड मेडिकल सप्लाइज आर नॉट रीचिंग एवरीवन। यहाँ पे देखिए क्या कि भूज में निराशाजनक राहत पहुंचा। देखिए क्या कि
भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएँ आदि ना पहुँचने के कारण हालत चिंताजनक बन गई। फिर आप आगे यहाँ पे क्या है कि देखिए चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन, देखिए डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फोन लाइन्स, वाटर पाइपलाइन्स एंड पावर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन्स वर नॉक्ड आउट। देखिए भुज की तबाही में क्या फोन लाइन, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। फिर आप आगे हम देखिए क्या फायर इन द सिटी की बात की, शहर में आग की बात यहाँ पर की गई है। देखिए हंड्रेड ऑफ फायर्स स्टार्टेड एज चारकोल्स कुकर्स ओवरटर्नेड। चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लग गई। फिर देखिए कि इमरजेंसी डिक्लेयर इन क्वेक जोन, द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। CM's appeal to the center, the Gujarat appeals for financial help. The Chief Minister of Gujarat has launched an appeal for the center to deal with the disaster. मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, देखिए गुजरात सरकार इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि रीड द अर्थक्वेक एक केस स्टडी। देखिए यहाँ पे एक्टिविटी आपको उसको यहाँ पर गौर कीजिए। देखिए लीड द अर्थक्वेक एक केस स्टडी गिवन इन द फॉर्म ऑफ हेडलाइंस दैट अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर्स आफ्टर द क्वेक, अरेंज द इवेंट्स इन द राइट सीक्वेंस ऑफ देयर हैपनिंग्स। Imagine, देखो imagine if a quake suddenly shook imagine if a quake suddenly shook in the middle of the school day, where would you go for safety? यहाँ पे देखिए क्या कि क्रियाकलाप यहाँ पर देखिए क्या कि थोड़ा सा इस बार भूकंप के पश्चात, देखिए यहाँ पर क्या है कि भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में, देखिए भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। यहाँ देखिए इमेजिन इफ यू क्वेक सडनली, देखिए इमेजिन इफ ए क्वेक सडनली शुक इन द मिडिल ऑफ द स्कूल डे, वेयर वुड यू गो फॉर सेफ्टी। यहाँ देखिए कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात यहाँ पर की गई है। देखिए भूकंप के बचाव की क्या, यहाँ पे देखिए क्या है कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात की गई है। अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस की बात की गई है, मतलब आपको यहाँ पे देखिए यहाँ इसको क्या बोलते हैं, भूकंप से बचाव की तैयारी यहाँ पर की गई है। देखिए वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय, देखिए भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय ले। सेफ स्पॉट यहाँ पर है क्या, देखिए सेफ स्पॉट सुरक्षित स्थान, देखिए अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर और वॉल। देखिए सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। देखिए यहाँ पर क्या स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेज एरियाज अराउंड चिमनीज, विंडोज दैट सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। देखिए इनसे दूर है, यहाँ पे क्या स्टे अवे फ्रॉम, इनसे दूर है आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। आप देखिए क्या कि बी प्रिपेयर, देखिए क्या पहले से तैयार रहे। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगेस्ट योर फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। देखिए अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाए एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। फिर आपको आगे हम देखिए क्या है कि ये आपको हो गया पूरी तरह से। इसके बाद आपको आगे यहाँ पर है क्या कि मेजर लैंड फॉर्म्स की बातें यहाँ पर की गई है। मेजर लैंड फॉर्म्स की जो बातें हैं उसके यहाँ पर की गई है। देखिए मेजर लैंड फॉर्म, देखिए मुख्य स्थलाकृतियाँ जो आपको होती है वहाँ पे इसको देखिए मेजर लैंड फॉर्म्स मतलब मुख्य स्थलाकृतियाँ आप देखिए। द लैंड, देखिए क्या कि द लैंड स्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस, विथरिंग एंड, देखिए विथरिंग एंड इरोजन। देखिए विथरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस, इरोजन इज द विथरिंग अवे ऑफ द लैंड स्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। देखिए the eroded material is carried. The
eroded material is carried away or transported by water wind etc and eventually deposited. देखिए this process of erosion देखिए this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. देखिए यहाँ पर क्या है कि अपक्षय एवं अपर्दन। देखिए क्या है कि अपक्षय एवं अपर्दन जो आपको विथिंग एंड इरोजन बोलते हैं। विथिंग मतलब आपको क्या अपक्षय हो गया, अपर्दन आपको इरोजन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अर्थात पत्थरों के टूटने से अपक्षय क्रिया होती है। भूदृश्य देखिए भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु जल आदि अपरदित पदार्थ को देखिए वायु जल आदि अपरदित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण। देखिए यहाँ पर क्या है कि अपर्दन एवं निक्षेपण। देखिए यहाँ पर क्या है कि अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी धरातल पर विभिन्न स्थाकृतियों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है कि अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थाकृतियों का निर्माण करते हैं। आगे हम देखिए क्या है कि अब देखिए यहाँ पर क्या वर्क ऑफ अ रिवर की बात की गई। देखिए नदी के कार्य यहाँ पर क्या है कि वर्क ऑफ अ रिवर की बात आपको की गई है। नदी के जो कार्य देखिए यहाँ पर द रनिंग वाटर। देखिए द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स। देखिए एरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it form a waterfall। यहाँ पर देखिए क्या नदी के यहाँ पर जो कहा गया देखिए नदी के जल के दृश्य भूमि का देखिए नदी के जल से द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड। देखिए एरोड्स the landscape when the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall। यहाँ पर देखो क्या कि अस्पद देखिए नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सेल एवं खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर देखिए क्या कि वाटरफॉल की बात की गई है, फॉल की बात की गई है। देखिए एक जलप्रपात की बात आपके यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या ये आपको क्या है, ये आपको हार्ड रॉक है मतलब कठोर से आपके यहाँ पर हो गया। फिर ये जो आप यहाँ पर येलो में देख रहे हैं ये सॉफ्टर रॉक अंडर कट बाय द पावर ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदी से या कोमल से जिसको दो आपके यहाँ पर होगी आपको वाटरफॉल झरना आपके यहाँ पर हुआ। ये झरना का इमेज था। फिर आपको यहाँ पर आगे देखिए कि देखिए नदी के जल देखिए यहाँ पर क्या कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर से या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अब यहाँ देखिए क्या कि when the river tumbles at a steep angle over very hard rocks or down a steep valley side it forms a waterfall। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है द रिवर इंटर्स। देखिए है द रिवर इंटर्स द प्लान इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिंडर्स। यहाँ पर क्या देखिए ये जो आपको यहाँ पर कहा गया जब नदी मैदानी क्षेत्र में जब नदी मैदानी क्षेत्र में आपको प्रवेश करती है तो वह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप देखिए विषभ रूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विषभ रूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण आपको नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है।
प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करते हैं, प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है, सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर क्या कि यहाँ पे क्या कि है द देखिए यहाँ पर क्या कि है द रिवर इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मिंडर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the minder. The minder loop come closer in due course of time. The minder loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. Oxbow lake. At times, the river flows its bank, and this leads to the flooding of the neighboring areas. It deposits a layer of fine soil and other materials called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called leaves. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the rivers begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. अब हम देखिए क्या कि यहाँ पे देखिए क्या कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यह मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। देखिए जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये मोरदार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण आपको नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उथित तटों को देखिए नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहा जाता है। देखिए जिनको वितरिका कहा यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए क्या कि एक खास जो यहाँ पर कुछ इमेज यहाँ पर शो किया गया, तो उसको ऊपर यहाँ पर देख लीजिए। देखिए इमेज यहाँ पर आपको शो क्या है। देखिए ये आपको जो इमेज यहाँ पर है, ये आपका है क्या फ्लड प्लेन्स का यहाँ पे इमेज शो किया गया है। देखिए फ्लड प्लेन मतलब कि बाढ़ का जो मैदान है। देखिए यहाँ बाढ़ का जो मैदान ये आपका है, ये ऑक्सबो लेक्स हो गया। यहाँ पे ये ऑक्सबो लेक्स हो गया, ये आपको चाप झील हो गया ऑक्सबो लेक्स। उसको देखिए तटबंध हो गया। यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पर देख रहे लीव्स जो आपके लीव्स देखिए यहाँ पर लीविज जो आपके यहाँ पर हो गया, वो आपको तटबंध हो गया। और ये मिंडर देखिए यहाँ पर मिंडर जिसको बोलते हैं, आपको विसर्प हो गया। अब देखिए क्या फीचर्स मेड बाय ए रिवर इन अ फ्लड प्लेन। देखिए क्या कि बाढ़ के मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थाकृति। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिविटी आपके यहाँ पर डू यू नो क्या आप जानते हैं। देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं। यहाँ पर जो कहा गया कि देखिए क्या कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड। द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंगर फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स आर
The other waterfalls are Niagara Falls, located on the border between Canada and USA in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. देखिए क्या कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है। और अफ्रीका में आपको जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। ये देखिए आप इमेज आपको नियाग्रा जलप्रपात की यहाँ पे इमेज आपको शो किया गया। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए एक इमेज यहाँ पर भी आपको है क्या वाटरफॉल का ये हो चुका है। तो इसके बाद ये भी आप आगे इसमें चलिए। इसमें आपके यहाँ पर इमेज जो पहला आपको यहाँ पर है, देखिए लेट्स डू मतलब आओ कुछ करके सीखिए। आप आओ कुछ करें। देखिए फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ए फ्यू रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड दैट फॉर्म अ डेल्टा। देखिए विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करती है। फिर आप आगे यहाँ पे देखिए कहा गया है क्या कि देखिए मेन रिवर हो गई। ये आप हम कुछ इमेज शो किया गया है डेल्टा का। देखिए क्या डेल्टा कुछ इमेज यहाँ पर शो किया। देखिए आपको क्या कि डेल्टा में हमको क्या कि ये आपको मेन रिवर हो गया। ये आपको क्या हो गया, मेन रिवर हो गया। बाकी ये जब देख रहे हो आपको क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया। जिसको हम वितरिका बोलते हैं वो आपको हो गया वितरिका हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पर डेल्टा का ये इमेज यहाँ पर शो किया। देखिए वर्क ऑफ सी वेव्स की बात की गई है। इसके बाद एक दूसरा इमेज भी यहाँ पर शो किया गया है। देखिए दूसरा इमेज भी यहाँ पर शो है समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित अस्त्राकृति। देखिए समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित अस्त्राकृति आपको देखिए ये आपको क्या सी केव हो गया। यहाँ पे ये देख रहे हैं जो सी केव हो गया मतलब समुद्री गुफा आपको यहाँ पर हो गया। उसके देखिए यहाँ पर क्या सी आर्क हो गया मतलब तटीय मेहराव। देखिए तटीय मेहराव आपके यहाँ पर हो गया। और ये आपको स्टक हो गया मतलब स्टक ही बोलते हैं। ये देखिए क्या फीचर्स मेड बाय सी वेव्स। देखिए क्या कि समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित अस्त्राकृतियाँ, समुद्री तरंगों द्वारा आपको निर्मित अस्त्राकृतियाँ इमेज शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कि आप देखिए यहाँ पर क्या एक ग्लेशियर का इमेज है। ग्लेशियर मतलब बर्फ का यहाँ पे इमेज शो किया गया है हिमनद का। यहाँ देखिए हिमनद का आपको इमेज यहाँ पर शो किया गया। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर आपको है देखिए वर्क ऑफ। देखिए यहाँ पर क्या कि वर्क ऑफ देखिए यहाँ पर क्या वर्क ऑफ सी वेव्स यहाँ पर आपको है वर्क्स ऑफ सी वेव। देखिए वर्क ऑफ सी वेव समुद्री तरंग के कार्य। देखिए समुद्री तरंग के कार्य आपके यहाँ पर हो गया द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। सी वेव्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक क्रेक्स डेवलप। Cracks develop over time, they become larger and wider. The hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming arches. Sea arches. Further erosion breaks the roof and only falls and only walls. Sorry. Further यहाँ पे क्या की देखिए further erosion breaks the roof. And only walls are left. These wall-like features are called stucks. The steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shores, forming beaches. देखिए समुद्री तरंग के कारण देखिए समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन से छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन अस्त्राकृतियों को दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर देखिए समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय। देखिए यहाँ पर ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृंगु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर देखिए समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है।
यहाँ पे फिर आगे क्या समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। फिर आप यहाँ पे देखिए क्या है कि वर्क ऑफ आइस की बात देखिए, वर्क ऑफ आइस की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या वर्क ऑफ आइस की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ देखिए ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू एरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers देखिए glaciers carve out deep hollows there. As the ice melt, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rocks, big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form a glacier moraines. देखिए moraines देखिए यहाँ पे हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। देखिए हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर देखिए हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है, और गुलासमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृष्क अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाई के पदार्थ जैसे छोटे बड़े से रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद ये निक्षेप देखिए ये निक्षेप आपको हिमनद हिमोट का निर्माण करती है। ये निक्षेप आपको हिमनद हिमोट का निर्माण करते हैं। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आगे आपको यहाँ पर है क्या, इसके बाद देखिए पवन के कारण थोड़ा सा यहाँ देखिए वर्क्स ऑफ यहाँ पे क्या है कि देखिए वर्क ऑफ विंड की बात यहाँ पर थोड़ा सा की गई है। देखिए पवन के जो कार उसके यहाँ पे देखिए वर्क ऑफ विंड की बात यहाँ पर की गई है। देखिए हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट। देखिए हैव यू एवर यहाँ पर क्या देखिए कि हैव यू एवर देखिए क्या कि हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? बालू टिब्बे के देखिए बालू टिब्बे कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए यही आपको देखिए सैंड ड्यून्स बोलते हैं। बालू के जो टीले होते हैं उसी को सैंड ड्यून्स बोला जाता है। बालू के देखिए बालू टिब्बे या बालू के जो टीला होता है उसी को बोलते हैं सैंड ड्यून्स। अब देखिए एन एक्टिव एजेंट देखिए एन एक्टिव एजेंट यहाँ जो कहा गया देखिए यहाँ पर क्या एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक। देखिए विंड एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill. देखो like a structure. These are called sand dunes. Figure 193.9. When the grains देखिए यहाँ पर क्या कि when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in large areas, it is called losses। देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर losses large deposits of losses is found in China। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक देखिए रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चढ़ने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब बहाव रुकता है देखिए जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ियां बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में देखिए जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं।
हाँ, फिर देखिए यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पे आगे देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की बात की गई। देखिए निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए, इसकी हम चर्चा अगले थीम करेंगे। देखिए यहाँ पर क्लास 7 चैप्टर 4 एयर की बात करते हैं। क्लास 7 चैप्टर 4 एयर की बात कर लेते हैं। देखिए एयर मतलब आपको जिसको वायु या हवा बोलते हैं। देखिए द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए हुज ब्लैंकेट ऑफ द अर्थ इज, यहाँ पे जो कहा गया, देखिए द अर्थ इज, देखिए द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए हुज ब्लैंकेट ऑफ क्या, हुज ब्लैंकेट ऑफ, यहाँ देखिए कि आवर अर्थ इज, देखिए क्या कि आवर अर्थ इज, आवर अर्थ इज क्या कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ इस ओर से गौर कर सकते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय हुज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। देखिए ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। पृथ्वी पर सभी, देखिए पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के वायुमंडल पर निर्भर है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के वायुमंडल पर निर्भर है। यह हमें सांस लेने के वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। देखिए ऑल लिविंग बींग्स, यहाँ पे जो कहा गया, देखिए ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रेज। विदाउट दिस ब्लैंकेट, देखिए विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन we would be backed alive by this heat of the sun during a day and get frozen night. So it is this mass of air that has made the temperature on the earth livable. हाँ, कंपोजिशन ऑफ देखिए यहाँ पर क्या है कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की बात की गई है। देखिए डू यू नो दैट द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है, देखिए नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, helium, ozone, argon, and hydrogen are found in lesser quantities. Apart from these gases, tiny dust particles are also present in the air. The pie देखिए द पाई चार्ट गिव्स यू द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। देखिए नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर lungs and exhale it. But plants need nitrogen. But plant needs nitrogen for their survival. They cannot take nitrogen directly from the air. From the air, bacteria that live in the soil and roots of some plants take nitrogen from the air and change its form so that plants can use it. Oxygen is the second most plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Green plants produce oxygen during photosynthesis. In this way oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance then this if we cut trees then this balance gets disturbed. Carbon dioxide is another important gas. Green plants use carbon dioxide to make their food and release oxygen. Humans or animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance.
However, the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climates. Earth's weather and climate यहाँ जो कहा गया, यहाँ जो देखिए क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, देखो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। देखिए यहाँ पर क्या कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए आप क्या आप जानते हैं, देखिए जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। देखिए नाइट्रोजन तो ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायु का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। चित्र 4 पर एक वृत्तारेख दिया गया है जिससे वायु के विभिन्न संगठकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पर क्या है, देखिए नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधे मृदा तथा कुछ पौधे की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। देखिए ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य और पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन आपको कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणामस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। यहाँ पे जो कहा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो आपको कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमन्स और एनिमल्स seems to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. देखिए however the balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the Earth's weather and climate. देखिए यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पर क्या इससे पहले जो आपको कुछ देखिए यहाँ पे एक फिगर जो यहाँ पर शो किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। देखिए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर मतलब वायु के जो संगठक उनको यहाँ देखिए नाइट्रोजन आपको 78% आपको है। नाइट्रोजन आपको 78% आपको है। ऑल अदर्स जो बाकी सभी जो आपको है वो आपको 0.04% है। आर्गन जो आपको 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपको है। फिर आपको ऑक्सीजन आपको 21% आपको है। फिर देखिए यहाँ पर क्या कि आगे यहाँ पे देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं यहाँ पे जो कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स ए ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर ए ग्रीन हाउस। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस।
देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी स्वीकृत देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो कहा गया कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ग्रीन हाउस गैस एंड विदाउट इट देखिए एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। हाउएवर when its level in the atmosphere increase due to factory smoke or car fumes, the heat retained increase the temperature of the earth. This is called global warming. This is called global warming. This rise in temperature. Causes the snow in the coldest parts of the world to melt. The sea level rises, causing floods in the coastal areas. There may be drastic changes in the climate of a place, leading to extinction of some plants and animals in the long run। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसे इसे ग्रीन हाउस पर गैस भी कहते हैं और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब आपको कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर आपको बढ़ता है इसका स्तर बढ़ता है तब देखिए इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में क्या यहाँ देखिए क्या है कि तापमान में इस वृद्धि का कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। देखिए जिसके परिणामस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए एक नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर जो कहा गया देखिए कि व्हेन एयर देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं। यहाँ पे देखिए क्या डू यू नो क्या आप जानते हैं। देखिए when air is heated it expands becomes lighter and goes up. Cold air is denser and heavy, that is why it tends to sink down. When the hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place। देखिए when air is heated it expands become lighter and goes up। फिर देखिए cold air is denser and heavy, that is why it tends to sink down. When hot air rises, cold air from surrounding area rushes there to fill in the gap. That is how air circulation takes place। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ बताया गया है कि जब वायु गर्म होती है तो देखिए जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। हल्की होकर ऊपर उठती है। देखिए ठंडी वायु आपको सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र आपको चलता रहता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ पेपर कतरनी है, मतलब पेपर के टुकड़े हैं। रीड्स एंड पाउंडर देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग बैक जुरासिक एरा। फिर देखिए CO2 लेवल एट लाख ईयर हाई। फिर आपको देखिए क्या ग्लोबल सन स्क्रीन लाइक टीनेज। अब यहाँ देखिए अगर देखिए उसको छोड़िए, अब आगे यहाँ पर आपको जो कहा उसके यहाँ पर देखिए रीड एंड पाउंडर देखिए पढ़े एवं मनन कर सोचे। देखिए यहाँ पर क्या इज ग्लोबल वार्मिंग ए सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड। देखिए क्या भूमंडलीय तापन आज के विश्व में एक गंभीर समस्या है। फिर आप आगे यहाँ पे कहा गया देखिए आगे यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि आपको एक इमेज यहाँ पर फिर से आपको शो किया गया है। इमेज यहाँ पे देखिए कि वायुमंडल की परत आपके यहाँ पर शो करी। देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो आपको यहाँ पर शो किया गया, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर जो आपको है वो यहाँ पर शो किया हुआ है। वायुमंडल की जो परतें होती है वो उसको शो किया गया। सबसे पहले देखिए क्या
देखिए इनको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ट्रोपोस्फियर हो गया जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल आपको हो गया जिसको माउंट एवरेस्ट आपके यहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट ऊंचाई तक आपको बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए क्या कि इस क्षोभ सीमा इसको यहाँ बोलते हैं। क्षोभ सीमा आपके यहाँ पर हो गया माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जिसे बोलते हैं। अब देखिए आप इसके ठीक ट्रोपोस्फियर ठीक ऊपर आपको ओजोन, ट्रोपोस्फियर ठीक ऊपर में क्या होता है, ओजोन यहाँ पे आपको है। ओजोन में ही ओजोन देखिए, ओजोन में आपको एरोप्लेन, ओजोन में आपको एरोप्लेन उड़ सकती है। उसके देखिए स्ट्रेटोस्फियर, तो स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं समताप मंडल, समताप मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। उसके बाद देखिए स्ट्रेटोस्फियर के बाद आपको क्या है कि स्ट्रेटो देखिए स्ट्रेटोपॉज यहाँ पे आप क्या है कि स्ट्रेटोपॉज मतलब क्या समताप सीमा यहाँ पे आपको है। स्ट्रेटोपॉज में समताप सीमा आपके यहाँ पर हो गया। फिर आपके यहाँ पे देखिए क्या मेसोस्फीयर, देखिए यहाँ पर क्या है कि मेसोस्फीयर में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या मेसोस्फीयर हो गया। मेसोस्फीयर मतलब क्या, मध्यमंडल हो गया। मध्यमंडल में आपको रॉकेट आ जाते हैं। मध्यमंडल आपके यहाँ पे हो गया, मध्यमंडल मेसोस्फीयर हो गया। उसके बाद देखिए मध्यमंडल आपको मेसोस्फीयर हो गया। उसके बाद देखिए आपको क्या है कि मेसोस्फीयर देखिए मेसोस्फीयर देखिए मेसोपॉज, देखिए यहाँ पर मेसोपॉज आपके यहाँ पे हो गया, मतलब बोलते हैं मध्य सीमा बोलते हैं इसको, मध्य सीमा आपको हो गया, मध्य सीमा हो गया। उसके देखिए थर्मोस्फीयर, यहाँ पर थर्मोस्फीयर मतलब क्या ताप, देखिए थर्मोस्फीयर मतलब क्या हो गया, थर्मोस्फीयर देखिए यहाँ पर क्या थर्मोस्फीयर आपको हो गया, तापमंडल जिसे बोलते हैं, तापमंडल जिसे बोलते हैं थर्मोस्फीयर। यहाँ पर तापमंडल जो आपको हो गया थर्मोस्फीयर, तापमंडल हो गया। फिर आपको देखिए एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद ही क्या हो गया, देखिए एक्सोस्फीयर हो गया, मतलब जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। वायुमंडल जिसको बहिर्मंडल, या देखिए बहिर्मंडल सबसे ऊपर में है। देखिए थर्मोस्फीयर को क्या बोलते हैं, वायुमंडल भी बोलते हैं, या आपको तापमंडल भी आपके यहाँ पर कहा गया। यहाँ देखिए थर्मोस्फीयर तापमंडल जिसको बोलते हैं, या बाह्य वायुमंडल जिसको बोलते हैं। देखिए एक्सोस्फीयर मतलब वही वायुमंडल, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल हो गया। थर्मोस्फीयर यहाँ पर बाह्य वायुमंडल या तापमंडल जिसको बोलते हैं। अब आगे हम देखिए एक आपको सेंटी किलोमीटर देखिए यहाँ पर हाइट दिया गया है। जो हाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर के अंतर हाइट इन किलोमीटर, देखिए 10 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर के बीच में आपके यहाँ पर 10 से 30 किलोमीटर के बीच में आपके यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर हो गया। यहाँ पर सब कुछ हाइट मेंशन किया गया है। लेयर्स ऑफ द अर्थ में यहाँ पर वायुमंडल की परतें थी। अब आगे यहाँ पर चलते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए वायुमंडल की जो संरचना है उसको यहाँ पे देखिए, वायुमंडल की जो संरचना है उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। देखिए दीज आर ट्रोपोस्फियर, देखिए दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल। देखिए आपको जो ट्रोपोस्फियर मतलब क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद देखिए स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल हो गया। उसका देखिए मेसोस्फियर मतलब मध्य मंडल हो गया, तथा थर्मोस्फियर मतलब क्या, थर्मोस्फियर मतलब क्या हो गया, देखिए बाह्य मंडल एंड एक्सोस्फियर मतलब भी आपको थर्मोस्फियर मतलब क्या, थर्मोस्फियर तापमंडल भी बोलते हैं, इसी बोलते हैं, बाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं। एवं आपको क्या, एवं एक्सोस्फियर मतलब आपको हो गया क्या, क्षोभ मंडल। एक्सोस्फियर मतलब क्या, बहिर्मंडल हो गया। देखिए आप थोड़ा-सा इस बात को गौर कीजिए कि ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल हो गया, उसके बाद देखिए ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर आपको समताप मंडल हो गया, फिर आपको मेसोस्फीयर मध्य मंडल हो गया, और थर्मोस्फीयर को बोलते हैं बाह्य वायुमंडल भी बोलते हैं, तापमंडल भी बोलते हैं, एंड एक्सोस्फीयर मतलब क्या हो गया, बहिर्मंडल हो गया या वायुमंडल जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रोपोस्फीयर, यहाँ पे ट्रोपोस्फीयर की बात करें, क्षोभ मंडल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए थर्मोस्फीयर मतलब क्या, क्षोभ मंडल। देखिए थर्मोस्फीयर मतलब क्या होता है, क्षोभ मंडल। देखिए दिस लेयर इज द, देखिए दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी देखिए द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यहाँ पर देखिए क्या है कि ट्रोपोस्फीयर की बात की गई है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम में लगभग सभी घटनाओं जैसे कि वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। यहाँ पर क्या है कि देखिए क्षोभ मंडल की बात हम यहाँ पर करते हैं। देखिए क्षोभ मंडल की जो बात की उसको यहाँ देखिए दिस लेयर इज द, देखिए दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ट्रोपोस्फीयर जो आपको होता है, देखिए ट्रोपोस्फीयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। यहाँ देखिए क्या क्षोभ मंडल की बात की है। देखिए क्षोभ मंडल या परत, क्षोभ मंडल परत वायुमंडल की सबसे ऊपरी, सबसे महत्वपूर्ण परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत है एवं सबसे निचली परत है। इसकी औसत देखिए, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर, इसकी औसत ऊंचाई को 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में देखिए, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम के अलावा सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कुहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है।
फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए आपको क्या है, आगे यहाँ पे आपको समताप मंडल की बात यहाँ पे की गई है। देखिए समताप मंडल देखिए अबव द स्ट्रेटोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। देखिए अबव द स्ट्रेटोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर, इट एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर एंड दिस लेयर इज देखिए दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएट वेदर फेनोमेनन एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन। देखिए अब मेकिंग देखिए मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। वन इम्पोर्टेंट फीचर of stratosphere is that it contain a layer of ozone gas. We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays. देखिए समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। देखिए क्षोभ मंडल को देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग आपको कितना 50 ये लगभग आपको 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बाद में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के आदर्श होती है। देखिए समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको मेसोस्फीयर मतलब मध्य मंडल की बात देखिए मेसोस्फीयर की बात की गई है, मध्य मंडल की बात की गई है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेट्रोराइट्स बर्न बर्न अप इन द दिस लेयर ऑन इन टर्निंग फ्रॉम द स्पेस। देखिए मेसोस्फीयर को मध्य मंडल बोलते हैं। देखिए यह वायुमंडल की तीसरी परत मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या थर्मोस्फीयर क्या है, थर्मोस्फीयर तापमंडल बोलते हैं, आपको बाह्य वायुमंडल बोलते हैं। ये देखिए इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। देखिए इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। लोनोस्फीयर देखिए देखिए यहाँ पे क्या है कि आयनोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ दिस लेयर। Ionosphere is a part of this layer. It extend between 80 देखिए between 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर इज देखिए दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। ये देखिए यहाँ पे जो कहा गया था तो गौर कीजिए। बाह्य वायुमंडल की बात यहाँ देखिए बाह्य वायुमंडल बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल देखिए वायु वायुमंडल या तापमंडल में इसी को तापमंडल वायु वायुमंडल बोलते हैं। वायु वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी परावर्तित कर जाती है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी परावर्तित कर जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक्सोस्फीयर की बात की देखिए जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। एक्सोस्फीयर में क्या होता है बहिर्मंडल यहाँ पे है। देखिए द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन दिस लेयर हैज बीन दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। देखिए यहाँ पर क्या है कि बहिर्मंडल क्या है देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। देखिए आप एक्सोस्फीयर देखिए क्या है देखिए वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। देखिए एक्सोस्फीयर हमें क्या है देखिए द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द देखिए स्पेस फ्रॉम हियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि वेदर एंड क्लाइमेट की बात की गई, मौसम जलवायु की बात की गई, उसके साथ देखिए
देखिए, इज़ इट देखिए यहाँ पर क्या इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? देखिए, इज़ इट गोइंग टू रेन टुडे? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंजियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फैक्ट ऑफ वन डे मैच. If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that feeds us with its control knobs. Whether is this hour to hour, whether is this hour to hour, day to day condition of the atmosphere, a hot or humid weather may make one irritable, a pleasant breezy, weather may make one cheerful and even plan for an outing. The weather can change dramatically from day to day. However, the average weather condition of a place for a longer period of time represent the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? यहाँ हम देखिए क्या आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी, और आपको धूप निकलेगी। फिर यहाँ पर कहता है क्या, कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा सिर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आइए अब देखिए, आज एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। आज एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। क्या अब आप समझ गए कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कि कुछ आपको यहाँ पर क्या, हाँ, कुछ आपको यहाँ पर वर्ड आपको दिया है, उसको यहाँ पर देखिए, स्थानांतरित यहाँ पर जो आपको वर्ड उसको यहाँ पर देखिए। देखिए, आओ कुछ करके सीखिए। लेट्स डू की बात यहाँ पर आपको की गई है। लेट्स डू की जो बात है उसको यहाँ पर देखिए। देखिए क्या कि फॉर 10 डेज नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग इन द वेदर। देखिए क्या कि स्थानीय समाचार पत्र से स्थानीय समाचार पत्र से 10 दिन की मौसम रिपोर्ट लिखे एवं मौसम बदलाव का अवलोकन कर। यहाँ फिर आपको कहता है क्या, देखिए यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव्स ओनली वन इन टू अरब। देखिए क्या, 3 3 6 3 9, देखिए 2 अरब पार्ट्स ऑफ द सन्स एनर्जी। देखिए यहाँ पर क्या, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवां भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां भाग जो 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करते 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पर 2 अरब, देखिए अरब में 3 3 6 3 9 जीरो होता है अरबवां भाग। अब हम आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टेम्परेचर की बात आपको यहाँ पर इससे पहले जो आपको यहाँ पर था, यहाँ पर जो आपको यहाँ आगे यहाँ पर दिया गया। देखिए क्या कि देखिए यहाँ पे इमेज शो किया गया। इमेज आपको यहाँ पे एक और इमेज यहाँ पर शो किया गया। इसमें देखिए क्या है कि मौसम की जानकारी के यंत्र की बात यहाँ पे की गई। देखिए मौसम की जानकारी के यहाँ पर यंत्र आपका है। देखिए वेदर इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर आपको है। तो पहला आप यहाँ पे देखिए क्या है कि थर्मोमीटर। आपके यहाँ पे देखिए क्या है कि थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर। देखिए तापमापी आपको तापमान मापता है। फिर देखिए बैरोमीटर बोलते हैं वायु दाब मापी। देखिए बैरोमीटर बोलते हैं वायु दाब मापी जो होता है। देखिए बैरोमीटर मतलब वायु दाब मापी। देखिए मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या, वायु दाब मापता है। देखिए मेजर मतलब क्या, वायु दाब मापी मतलब क्या कि वायु दाब मापता है। मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायु दाब मापता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या, रेन गॉज की बात की। देखिए रेन गॉज मतलब वर्षा मापी की यहाँ पर बात की गई है।
देखिए मेजर्स द अमाउंट ऑफ, देखिए मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे देखिए क्या वर्षा की मात्रा मापता है, वर्षा की मात्रा मापता है। विंड देखिए यहाँ पे क्या विंड वेन, देखिए विंड वेन की बात की मतलब वात दिव्यदर्शी, देखिए विंड विंड वेन में क्या होता है, वात दिव्यदर्शी होता है। देखिए शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, शोज द डायरेक्शन ऑफ द विंड मतलब क्या है, देखिए वात वात दिव्यदर्शी जिसे बोलते हैं, पवन की दिशा दर्शाता है। ये सभी आपके यंत्र हो गया। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर की बात आपके यहाँ पर की गई, टेम्परेचर की बात थोड़ा-सा कर लीजिए। देखिए आज देखिए द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज़ टेम्परेचर। देखिए आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं, वह तापमान वह वायुमंडल, देखिए वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद, देखिए वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायु में मौजूद, यहाँ देखिए क्या वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। The temperature, देखिए the temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter and than winters. यहाँ देखिए वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार ही भी बदलता है। शीत ऋतु के शीत ऋतु की अपेक्षा, देखिए शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अब देखिए एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth। देखिए अब आपतन की बात आपको की गई है। देखिए आपतन क्या होता है, देखिए आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने, देखिए यहाँ पे क्या है कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक देती है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। देखिए सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, देखिए यहाँ पर सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। देखिए आपतन वह महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली, देखिए सूर्य से आने वाली की क्या कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग ऑफ सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड द पोल्स। देयरफॉर, देखिए यहाँ पर क्या है कि therefore temperature decreases in the same manner. Now do you understand why poles are covered with snow? देखिए with देखिए अब if the earth temperature rises too high it would become too warm for some crops to grow. Temperature in the city is much higher than that of village. The concentrate, देखिए the concentrate and metals in देखिए the concentrate and metals in building and the ऐसा पर देखिए ऐसे fault of roads get heated up during the day. This heat is released during the night. Also the crowded high rise, देखिए also the crowded high rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। देखिए आपतन का फिर से देखिए आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली देखिए सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। देखिए आपतन को सूर्य ताप भी बोलते हैं, आपतन को सूर्य ताप भी बोलते हैं। देखिए आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों पर घटती है। आपतन जो है सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है, क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके ढके हुए हैं। देखिए यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी, कुछ भी फसलें नहीं उग सकेगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय आपको ऐसा फैल से बनी सड़क एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय देखिए यहाँ पर क्या है कि रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीतर वाले उच्च भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ खास बात जो आपके यहाँ पर कही गई उसको यहाँ पर देखिए इससे पहले सभी इमेज आपको हो चुका है। यहाँ पे कुछ खास बातें आपको जो कही गई है। देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं
ये हम क्या कि देखिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या इट वाज इन्वेंटेड बाय एंडर्स ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर freezes at 0 degree C। The water freezes at 0 degree C and boils at 100 degree C। देखिए तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस है इसका आविष्कार डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं देखिए क्या है कि ऑन द मून देखिए ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। देखिए क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। फिर आप देखिए क्या है कि ऑन द मून देखिए ऑन द मून देयर इज देखिए देयर ऑन द मून देयर इज ऑन द मून देखिए ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं, अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। Astronauts देखिए क्या astronauts have to wear a special protective space suits filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessels burst। देखिए यहाँ द एस्ट्रोनॉट देखिए द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। देखिए यहाँ पर क्या फिर से देखिए यहाँ पर ऑन द मून there is no air and hence no air pressure. Astronauts have to wear a special protective space suits filled with air when they go to the moon. If they did not wear these space suits, the counter pressure exerted by the body of the astronauts would make the blood vessel burst. The astronaut would bleed। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः वहाँ पर देखिए अतः अतः वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अति अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने का अंतरिक्ष यात्रियों यदि वे इस पोशाक को ना पहने तो यदि अंतरिक्ष यात्री इस पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने का उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं अर्थात मृत्यु भी हो सकता है। फिर देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या कि ए विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। देखिए एग्जांपल द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। देखिए पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिम से आने वाली पश्चिमी से आने वाली हवा को पश्चिमी हवा या पश्चिमी पवन कहते हैं। इसी पछुआ पछुआ भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कि इसके बाद जो आपको मुख्य चीज़ें था उसको यहाँ पर देखिए तो टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें था आपके यहाँ पर हो गया। एक बार देखिए नगर के भीड़ बाद देखिए यहाँ पर टेम्परेचर से रिलेटेड जो चीज़ें था वो आपको हो गया। उसके बाद जो मुख्य बातें आपके यहाँ पर है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ पर एयर प्रेशर की बात की, वायु दाब की बात की गई। देखिए यहाँ पर वायु दाब एयर प्रेशर को यहाँ पर देखते हैं कि एयर प्रेशर जिसको हम वायु दाब बोलते हैं। देखिए यू विल बी सरप्राइज। यहाँ पर क्या है देखिए यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अब देखिए एयर अबव अस फ्री देखिए एयर अबव अस presses earth with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air presses us from all directions and our body exert a counter pressure. Air pressure is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air देखिए यहाँ पर क्या the air pressure is highest at sea level and the decreases with height. Horizontally देखिए horizontally the distribution of air pressure
यहाँ देखिए क्या कि हॉरिजॉन्टली, देखिए यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। देखिए लो प्रेशर इज एसोसिएट विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। देखिए इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, इट इज देयर फॉर हैवी एयर sinks। देखिए heavy air sinks and create a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies। देखिए the air always moves from high pressure areas to low pressure areas। अब देखिए यहाँ पर वायु दाब की थोड़ा सा बात कीजिए। देखिए वायु दाब की थोड़ा सा यहाँ पर आपको बात कीजिए। इसमें कहा गया कि वायु दाब में जो यहाँ पर कहा गया, देखिए यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम उसका अनुभव नहीं करते। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं में से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। देखिए पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा, देखिए यहाँ आपको है क्या कि पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। देखिए वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। तो वायुमंडल ऊपर की ओर जाने से दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर, देखिए समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर पर, देखिए समुद्र की सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षेत्र, देखिए वायु दाब का क्षेत्रीय वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण, देखिए वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। देखिए यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। देखिए कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। देखिए वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। अब आते हैं पवन की बात कर रहे थे, आप विंड की बात कर लीजिए। देखिए तो विंड की बात है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क हैज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is different to walk against it. You must have experienced it. It is not easy to hold an umbrella on a windy day. Think of some other examples. Think of some other examples when strong winds have created यहाँ पर क्या कि have created problems for you। Winds can be, देखिए यहाँ पर क्या winds can be, यहाँ देखिए क्या winds can be broadly divided into three types। फर्स्ट इज, देखिए यहाँ पर क्या फर्स्ट इज परमानेंट विंड। देखिए फर्स्ट इज परमानेंट विंड्स, यहाँ पर जो पहला आपको कहा गया फर्स्ट इज परमानेंट विंड। देखिए परमानेंट विंड्स यहाँ पर द ट्रेड विंड, देखिए यहाँ पर क्या द ट्रेड winds western, देखिए द ट्रेड winds westerlies and easterlies are the permanent winds। These blow constantly throughout the year in a particular direction। सीजनल winds क्या होता है? These winds change their direction in different season। For example, monsoons in India। Local winds क्या होते हैं? These blow only during a particular period of the day or year in a small area। For example, land and sea breeze। देखिए do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called लू। देखिए वायु दाब क्या होता है? देखिए ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर देखिए आपके यहाँ पर सॉरी वायु दाब हो चुका था। अब देखिए पवन की बात करें। देखिए पवन हवा इसको बोलते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। मतलब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की और वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। देखिए काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पैरों को
उखाड़ देती है। कभी-कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन ये धूल या धुएँ उड़ते उड़ाते देख सकते हैं। कभी-कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। इस आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। देखिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो, पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि पहला जो आपके यहाँ थोड़ा-सा देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको पहले जो आपको है क्या, ए विंड इज नेम। देखिए यहाँ पर इसकी बात में यहाँ पर आपको क्या, ए विंड इज नेम, ये तो आपको हो चुका है वेस्टर्नली। अब यहाँ पे एक फिगर जो आपको यहाँ पर दिया गया उसको थोड़ा-सा यहाँ पर गौर कीजिए। फिगर आपके यहाँ पर आपको है, हाँ, फिगर आपके यहाँ देखिए प्रमुख वायु दाब पेटी यहाँ पर देखिए मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम आपके यहाँ पर है। मेजर प्रेशर बेल्ट्स यहाँ पे क्या है, देखिए मेजर प्रेशर बेल्ट्स आपके यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे क्या प्रमुख वायु दाब पेटी आपके यहाँ पर देखिए मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम आपके यहाँ पर प्रमुख वायु दाब पेटी आपके यहाँ पर है। इसमें देखिए क्या हाई प्रेशर आपको 90 डिग्री दक्षिण में आपको हो गया। फिर देखिए ये आपको यहाँ क्या पोलर ईस्टर्न लाइज, देखिए पोलर ईस्टर्न लाइज आपके यहाँ पर है, मतलब ध्रुवीय पूर्वी प्लेन आपको हो गया। फिर आपको क्या है, देखिए सब पोलर लो प्रेशर, मतलब क्या कि अधो ध्रुवीय, निम्न दाब हो गया। फिर आपको देखिए प्री वेलिंग वेस्टर्लाइज हो गया, मतलब क्या सनातन पछुआ पवन हो गया। उसके बाद देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जिसको हॉर्स लेटीट्यूड बोलते हैं। उपोषण उच्च दाब जिसको हॉर्स अक्षांश भी बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पे ये आपको मकर रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर साउदर्न, ये क्या कि साउदर्न एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जिसको बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनी आपके यहाँ पर हो गया। ये आपको हो गया इक्वेटोरियल लॉ। देखिए इक्वेटोरियल लॉ प्रेशर डोलड्रम्स जिसको बोलते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न दाब डोलड्रम। अब हम देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हो गया, यहाँ पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी हो गई। ये आपको टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पर उपोषण उच्च दाब उपोषण उच्च दाब उपोषण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश आपको हो गया। फिर आपको देखिए प्रीवेलिंग वाटर लाइज आपको हो गया। प्रीवेलिंग वेस्टरलाइज आपको यहाँ पर हो गया। उपोषण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश हो गया। फिर आपको देखिए आपको क्या है कि सनातन पछुआ पवन हो गया। अध्रुवीय निम्न दाब हो गया। ध्रुवीय पूर्वी पवन हो गया, उच्च दाब हो गया 90 उत्तर में। तो सब पोलर लो प्रेशर हो गया। पोलर ईस्टरलाइज हो गया, हाई प्रेशर हो गया 90 उत्तर में। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे जो कि अस्थायी पवनी, आप देखिए पवनी जो आपको है वो आपको यहाँ पे क्या कि पवन को मुख्यतः 3 प्रकार से आप कभी-कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन होता है। ये आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जहाँ जब तेज़ पवन के कारण आपके लिए तब समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला देखिए पहला आपको अस्थायी पवनें देखिए क्या होता है। एक अस्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। अब देखिए मौसमी पवनें क्या है, ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के भारत में मानसूनी पवनें। स्थानीय पवनें यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए अब ये पवनें स्थानीय पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए आपको स्थल एवं समुद्री समीर या हवा। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। अब हम देखिए क्या है कि इसके बाद आपको इससे पहले जो था पछुआ बोलते सब हो चुका, तो ये भी फिर आपको देखिए यहाँ पर साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी की बात की गई है। देखिए यहाँ पर चक्रवात, देखिए चक्रवात नेचर्स फ्यूरी जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आदेश, प्राकृतिक आवेश जिसको बोलते हैं। देखिए साइक्लोन जिसको बोलते हैं प्राकृतिक आवेश बोलते हैं। नेचर्स फ्यूरी, देखिए नेचर्स फ्यूरी बोलते हैं, फ्यूरी। अब देखिए ओडिशा इज लोकेटेड, यहाँ पर जो कहा गया ओडिशा इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया, इज प्रोन टू साइक्लोन दैट originate in the Bay of Bengal on 17 to 18 October 1999. 1999, cyclone hit 5 districts of the state. Another super cyclone occurred on the 29 October 1999 that devastated large portion of the state. The damage caused were mainly due to the 3 factors: wind velocity, rain and tidal surge.
द विंड्स ऑफ देखिए यहाँ पर क्या है कि द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर। These high velocity winds uprooted trees and damaged the कच्चा हाउस रूफटॉप देखिए rooftops of several industrial sheds and other houses were also blown away. Power supply and telecom lines snapped completely. Heavy rain occurred under the influence of the cyclone for 3 days continuously. These rains led to flooding in the major rivers of Odisha. The cyclonic winds caused tidal waves that swept 20 kilometers inland and brought massive destruction to the coastal area. The 7 to 10 meter high tidal wave intruded suddenly and caused massive damage to the standing paddy crops. देखिए यहाँ पर क्या है कि भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित ओडिशा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्षा था ज्वारीय। मुख्यतः आपको पवन का वेग वर्षा था ज्वारीय पूर्व उत्कर्ष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवन 36 घंटे से ज़्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें उड़ गई। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण ओडिशा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें भी 20 किलोमीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। अब एक क्या डिस्ट्रक्शन कॉज बाय ए साइक्लोन क्या चक्रवात द्वारा विनाश का फिगर दिया गया। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय ए साइक्लोन। अब आगे यहाँ पर कहा गया देखिए यहाँ पर क्या है कि द साइक्लोन देखिए फिर यहाँ पर देखिए द साइक्लोन ओरिजिनेटेड यहाँ पर जो कहा गया देखिए द साइक्लोन ओरिजिनेटेड हैज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1999 and gradually moved in a northwestward direction. It intensified into a super cyclone and hit the area between Eresama and Balikuda in Odisha on to 29 October at 10:30 a.m. 10:30 a.m. The super cyclone swept the entire coast of Odisha, including the cities of Bhubaneswar and Cuttack and 28 coastal towns. About 13 standing crops of paddy, vegetables, and fruits were heavily damaged due to salinization caused by tidal surge. Large tracts of agricultural land have turned infertile. Large tracts of sal, teak, and bamboo plantation have disappeared. The mangrove forest between Paradip and Konark vanished. देखिए 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे ओडिशा के इरेसामा एवं बालीकुडा के बीच के क्षेत्रों को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित ओडिशा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जी एवं फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। देखिए ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। सागवान एवं बांस के बगान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। यहाँ देखिए इसमें जो आपको फिगर आपको शो किया है, इसमें 3 फिगर आपको यहाँ पे देखिए। सबसे देखिए यहाँ पर क्या है, चक्रवाती वर्षा यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ पर साइक्लोनिक, देखिए यहाँ पर क्या है कि साइक्लोनिक रेनफॉल आपके यहाँ पर है। जो साइक्लोनिक रेनफॉल आपके यहाँ पे इस पहला इमेज शो किया गया है, जिसको बोलते हैं चक्रवाती वर्षा आपके यहाँ बोलते हैं। चक्रवाती वर्षा का आपके यहाँ पे देखिए कोल्ड एयर जो आपके यहाँ पर है, फिर आपको देखिए कोल्ड एयर नीचे की ओर यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर वार्म एयर आपके यहाँ पर हो गया। ठंडी वायु देखिए इधर से चल रही है और फिर गर्म वायु ऊपर की ओर यहाँ पर जा रही है। अब देखिए क्या कि रिलीफ या
ऑरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे दिया गया है। क्या न पर्वतीय वर्षा जिसको बोलते हैं पर्वतीय वर्षा, ये आपको आर्द्र मॉइस्ट एयर वह जो ऊपर की ओर चलती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है देखिए, इसके बाद आपको आगे यहाँ पर शो किया गया है देखिए कन्वेंशनल, देखिए हम क्या है कि कन्वेंशनल देखिए कन्वेक्शनल कन्वेक्शन यहाँ पे है, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया, कन्वेक्शनल रेनफॉल हो गया जिसको बोलते हैं संवहनी वर्षा बोलते हैं। ये आपको क्या गर्म वायु ऊपर की ओर, गर्म वायु आपको ऊपर की ओर चलती है, गर्म वायु ऊपर की ओर चलती है। ये आपको टाइप्स ऑफ रेनफॉल बताया गया। टाइप्स ऑफ रेनफॉल में पहला आपको कन्वेंशनल रेनफॉल हो गया, दूसरा आपको रीफ या ऑरोग्राफिक रेनफॉल हो गया, दूसरा आपको यहाँ पर हो गया देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल आपको हो गया। अब आगे इसमें देखिए क्या है कि मॉइस्चर की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, जो नमी आपको उसकी थोड़ा-सा बात कर लीजिए, मॉइस्चर या नमी जिसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा जब जल पृथ्वी में एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, जब जल पृथ्वी में एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। देखिए जैसे-जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह होता है। जब जल की ये बूंद इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। देखिए आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संग्रहित हो जाती है। इनके इंजनों से निकली नमी संग्रहित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संग्रहित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भूमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावित पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: समवनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवाती वर्षा। इसके बाद आपको आगे यहाँ पे देखिए यहाँ फिर कहता है क्या, देखिए पौधेदार जीव जंतुओं के रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धातु को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। फिर आपको देखिए क्या है कि वर्षण के दूसरे रूप सहीम वृष्टि तथा ओला है। वर्षण के दूसरे रूप आपको सहीम वृष्टि तथा ओला है। देखिए यहाँ पर मॉइस्चर की बात आपको यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर जो मॉइस्चर उसको यहाँ पर थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं। देखिए मॉइस्चर व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ए ह्यूमिड डे। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increase, and so it become more and more humid. On a humid day, clothes take longer to dry, and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. When the water vaporizes, it start cooling the water vapor condense देखिए causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water and droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, and then they come down as a precipitation. Jet plants flying in the sky leave a white trail behind them. The moisture from their engine condenses. We see traces of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it.
फिर देखिए क्या कि प्रिसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। रेन वाटर plants help preserve plants help preserve water when trees on hillside are cut. Rainwater flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. On the basis of mechanism, there are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट हियर इज देखिए क्या है कि ये कि रेनफॉल इज देखिए रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कार्सिटी एंड ड्राउट अकर। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज मोर फ्लड अटैक्स प्लेस। फिर देखिए अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर स्नो स्लेट एंड हॉल। देखिए प्रिसिपिटेशन मतलब यहाँ पे वर्षा हो गया। देखिए तो वर्षण वर्षण से बोलते हैं प्रिसिपिटेशन, वर्षण यहाँ पे आपको बोलते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशन आर स्नो स्लीट। स्लीट में आपको वृष्टि हो गया आपको। फिर हॉल हेल मतलब क्या, हेल मतलब ओला हो गया। ही मतलब स्नो मतलब हिम आपको हो गया। स्लीट मतलब आपको वृष्टि हो गया था। ओला मतलब आपके यहाँ पे हेल मतलब ओला हो गया। तो यहाँ देखिए अक्सर सबको इधर से फिनिश होता है रीडिंग। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूरी तरह से